हम शुरू करेंगे साइक्लोट्रॉन। आज हम क्लास 12th गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन से स्टार्ट करेंगे। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो इसके पहले आपने पढ़ा है कि जब कोई कण या कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल लगता है, उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। तो इन्हीं ईओ लॉरेंज और एमएस विलियमसन 1934 में एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति बनाई, एक ऐसी डिवाइस यानी एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। तो 1934 में ईओ लॉरेंज और एमएस विलियमसन ने एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। अब उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के बाद इन कणों को या इन आयनों द्वारा क्या किया जाता है? नाभिकीय संगठन या नाभिकीय संरचना पर आधारित शोध कार्य या फिर रेडियो एक्टिव समस्थानिक आदि उत्पन्न करने में, या नाभिकीय क्रियाएं जितनी भी होती हैं, जैसे नाभिकीय संलयन हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? उच्च ऊर्जा के जो प्रोटॉन होते हैं जब एक दूसरे से टकराते हैं तो परस्पर संलयित हो जाते हैं, और यानी दो हल्के कण आपस में टकराकर एक भारी कण बनाते हैं। उन कणों का जो वेग है वो बहुत ही अधिक होना चाहिए। तो यहां पर हम उन कणों को साइक्लोट्रॉन से क्या करते हैं? त्वरित करके उनकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, और ऊर्जा बढ़ने से K = ½ mv²। जब उनकी ऊर्जा बहुत अधिक हो जाएगी तो K = ½ mv² से उनका वेग भी बहुत बढ़ जाएगा, और हम क्या करेंगे? उन उच्च ऊर्जा के या उच्च वेगों के प्रोटॉनों को संलयित करा के नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या रेडियो एक्टिव समस्थानिक या नाभिकीय संरचना पर जो भी शोध कार्य होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है, और इन कणों का उपयोग नाभिकीय संरचना पर आधारित शोध कार्य, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और रेडियो एक्टिव समस्थानिक आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर देखिए यहां पे इसकी रचना क्या होती है या इसका सिद्धांत देखिए। ये हो गया साइक्लोट्रॉन आपका। फिर इसका सिद्धांत देखिए। इसका जो सिद्धांत होता है वो दो घटनाओं पर आधारित होता है। पहला, हम साइक्लोट्रॉन में क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब यहां पे वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कण को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कण को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उस कण को उस क्षेत्र में बार बार घुमाने का प्रयास करता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था कि यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसमें वृत्तीय गति करता है।
तो वृत्तीय गति करने का मतलब है कि यहां पर जो आवेशित कण है वो काफी समय तक चुंबकीय क्षेत्र में रहता है, और जब हम उस चुंबकीय क्षेत्र के साथ वैद्युत क्षेत्र भी लगा देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, जब तक वो कण वहां पर रहता है तब तक उसे ऊर्जा प्रदान करता रहता है, और धीरे धीरे कण की ऊर्जा, आवेशित कण या आयन जो होता है उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए साइक्लोट्रॉन में क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, और क्रॉसित का मतलब यहां पर होता है परस्पर लंबवत। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि आवेशित कण जब लंबवत प्रवेश करता है तभी वृत्ताकार गति करता है, नहीं तो समांतर में ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, और अगर किसी कोण पर होगा तो कुंडलिनी पथ पर गति करेगा। तो यहां पर हम क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दे देते हैं, यानी लंबवत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र इस पर अप्लाई करते हैं। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है। जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर वैद्युत बल लगता है, जिसके कारण उसका वेग बढ़ता है और उसकी ऊर्जा बढ़ती जाती है। और दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कण लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, जब कोई कण लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है या वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और उसके पथ की जो त्रिज्या होती है वो किस पर निर्भर करती है, उसके वेग पर। इस पथ की जो त्रिज्या होती है वो किस पर निर्भर करती है, कण के वेग पर निर्भर करती है। वेग कम होगा तो त्रिज्या कम होगी, वेग ज्यादा होगा तो त्रिज्या ज्यादा होगी। तो साइक्लोट्रॉन जो होता है वो इन दोनों सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला सिद्धांत क्या है कि साइक्लोट्रॉन में हम क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। क्रॉसित मतलब परस्पर लंबवत, यानी ऐसे वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जब हम इस पर क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण प्रवेश करता है या वैद्युत क्षेत्र से या विभवांतर से गुजारा जाता है तो वह त्वरित हो जाता है। ये हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई आवेशित कण जिस पर आवेश Q है वो V वोल्ट से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा QV हो जाती है। यानी जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उसे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। यानी यहां पर पहला सिद्धांत क्या है कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ये पहला सिद्धांत है। और दूसरा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और इस पथ की त्रिज्या कण के वेग पर निर्भर करती है। ये इसका सिद्धांत हो गया। आइए देखें इसकी रचना क्या होती है। इसमें दो डीज D1 व D2 होते हैं। यहां पर ये दो डीज D1 और D2 होते हैं। ये क्या होते हैं, खोखले गोले के D आकार के बॉक्स होते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये अंग्रेजी के लेटर D आकार के क्या हैं, दो खोखले बॉक्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डीज बोलते हैं। इसमें D आकार के धातु के दो खोखले बॉक्स होते हैं जिन्हें हम डीज D1 व D2 कहते हैं। इन डीज को 10⁻⁻6 मीटर पारे के दाब द्वारा निर्वात में रखा जाता है। निर्वात में इसलिए रखा जाता है कि जब आवेशित कण इसमें गति करता है तो वह वायु के कणों के साथ संघट्ट ना करे और ऊर्जा की हानि ना हो। अगर यहां वायु होगी तो ये जो आवेशित कण है ये वायु के कणों से क्या करेगा, संघट्ट करेगा और उसकी ऊर्जा में हानि होगी। इसलिए यहां पर क्या किया जाता है, निर्वात रखा जाता है। और इन दोनों डीज को क्या किया जाता है, उच्च आवृत्ति के लगभग 10 की घात 10 से 10 की घात 15 मेगाहर्ट्ज
उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जाता है। ये दोनों डीज जो हैं, इन डीज को 10 की घात 10 से 10 की घात 15 मेगाहर्ट्ज उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती वोल्टेज या स्रोत से जोड़ दिया जाता है। यहां पर वोल्टेज जो होता है वो 10 की घात 5 वोल्ट लगभग होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक विक्षेपक इन डीज के परिधि पर, डीज की परिधि पर एक विक्षेपक प्लेट होती है जिसके द्वारा आवेशित कण को लक्ष्य तक ले जाया जाता है और इन दोनों डीज को दो शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों N और S के बीच में रखा जाता है। अब देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, डीज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है वैद्युत में कि जब किसी खोखले गोले को या खोखले बॉक्स पर जो आवेश होता है वो उसके पृष्ठ पर आ जाता है, तो यहां पर डीज का जो आवेश है वो इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। प्रारंभ में हमने मान लिया कि डीज D1 धन विभव पर है और डीज D2 ऋण विभव पर है। भाई प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज क्या होता है, इस तरह से चलता है, यानी इसकी दिशा क्या होती है, बदलती रहती है। तो यहां से लेकर यहां तक एक चक्र होता है, तो प्रथम अर्ध चक्र में इसकी दिशा एक तरफ होती है और द्वितीय अर्ध चक्र में इसकी दिशा दूसरी ओर होती है। यानी प्रथम अर्ध चक्र में D1 धन विभव पर होगा और D2 ऋण विभव पर होगा, और जब द्वितीय अर्ध चक्र आएगा यहां पर D1 धन पर और D2 ऋण पर होगा, लेकिन द्वितीय अर्ध चक्र में D1 ऋण विभव पर और D2 धन विभव पर होगा। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज में एक चक्र में इन डीज की ध्रुवता 2 बार बदलती है। तो हमने प्रारंभ में मान लिया कि यहां पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज जब लगा हुआ है तो डीज D1 धन विभव पर है और D2 ऋण विभव पर है। चूंकि ये खोखले बॉक्स हैं इसलिए इनके आवेश इनके पृष्ठ पर आ जाएंगे, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा और ना ही कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। जिस प्रकार खोखले गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, उसके अंदर ना ही आवेश होता है ना ही वैद्युत क्षेत्र, उसी प्रकार ये जो डीज हैं ये खोखले हैं, इसलिए आवेश जो है वो इनके पृष्ठ पर होगा, इनके अंदर नहीं होगा। तो जब इसका एक सिरा धन और एक सिरा ऋण हो जाएगा तो यहां से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो धन से ऋण की ओर चलने लगेगा। इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, धन से ऋण की ओर। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी धन से ऋण की ओर, यानी ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है E। और यहां पर हमने इस डीज को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों N और S के बीच में रखा है। अब चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलती हैं, S में प्रवेश करती हैं, यानी बल रेखाएं नीचे की ओर आएंगी इस तरह से, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखा हो गई। तो यहां पर देखिए कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या है, लंबवत हैं। यही हमने बताया था कि साइक्लोट्रॉन में हम क्रॉसित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, यानी यहां वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर क्या हैं, क्रॉसित हैं, लंबवत हैं। ठीक, तो अब यहां पर क्या होता है कि हम जिस आवेशित कण को त्वरित करना होता है उसे इस डीज के केंद्र S पर लाकर रख देते हैं। तो हमने मान लीजिए जैसे यहां पर कोई प्रोटॉन या अल्फा कण ले लिया, तो जब हम यहां पर आवेशित धन आवेशित कण लेंगे तो धन आवेशित कण जो होगा वो धन की तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए ये धन आवेश कहां जाएगा, डीज D2 की ओर चला जाएगा। और डीज D2 की ओर जब जाएगा तो जैसे ही ये इस बॉक्स के अंदर प्रवेश करेगा, ये इस बॉक्स के अंदर प्रवेश करेगा तो इस बॉक्स में लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो आवेशित कण है ये क्या करेगा, वृत्ताकार गति करेगा, तो इस तरह से घूम जाएगा।
घूमने के बाद जैसे ही ये बाहर आएगा तो अब आवेशित कण यहां आ गया। अब अगर ये D1 प्लस पर ही रहेगा तो ये अभी भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जैसे ही ये बाहर आता है इसका आधा चक्र पूरा हो जाता है और दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। तो दूसरे चक्र में D1 किस पर हो जाता है, ऋण पर। तो अब D1 ऋण विभव पर आ जाता है और D2 धन विभव पर आ जाता है। फिर से ये धन आवेश इस ऋण आवेश की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है और ये एकदम से ध्रुवता बदलती है। इस वजह से ये जो आवेशित कण है वो एकदम से आकर्षित होता है, जिसकी वजह से इसका वेग बढ़ जाता है। और हमने सिद्धांत में बताया था कि आवेशित कण के वृत्ताकार मार्ग की जो त्रिज्या होती है वो वेग पर निर्भर करती है। तो जब ये आवेशित कण एकदम से आकर्षित होगा यानी इसका वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़ने से इसकी त्रिज्या भी बढ़ जाएगी और ये और बड़ी त्रिज्या से प्रवेश करेगा। फिर जैसे ही ये यहां आएगा ध्रुवता फिर पलट जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये कण इस डीज की ओर तेजी से आकर्षित होगा और इस तरह से ये आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए, इस तरह से कई चक्कर लगाने के बाद वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए जब ये यहां आता है तो इस विक्षेपक प्लेट के द्वारा इस लक्ष्य की ओर भेज दिया जाता है और हमें जिस चीज से, जिस नाभिक से इसको टकराना होता है उसे हम इस विक्षेपक प्लेट द्वारा इस आवेशित कण को क्या करते हैं, संघट्ट करा देते हैं, कोलाइड करा देते हैं। ये हमने डॉटेड बना दिया इसका जो पथ है। तो ये हो गई इसकी रचना और इसकी कार्यविधि। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका जो मेन यहां पर प्रत्यावर्ती स्रोत जो है या प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसकी आवृत्ति इस प्रकार रखी जाती है। इसकी आवृत्ति, परिक्रमण आवृत्ति इस प्रकार रखी जाती है कि जैसे ही डीज अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करता है, जैसे ही ये डीज अर्धवृत्ताकार पथ को पूरा करता है वैसे ही इनकी ध्रुवता बदल जानी चाहिए। यानी इस प्रत्यावर्ती स्रोत की जो आवृत्ति है ये अर्धवृत्ताकार पथ को तय करने में लगे समय के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या तथा अर्धवृत्ताकार पथ को तय करने में लगा समय। तो यहां पर देखिए कि जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में होता है, जब आवेशित कण डीज के अंदर प्रवेश करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर एक चुंबकीय बल या लॉरेंज बल लगता है और लॉरेंज बल एफ बी या एफ एम, मैग्नेटिक बल, चुंबकीय बल एफ एम होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर क्यू क्या है, आवेशित कण का आवेश, v क्या है, आवेशित कण का वेग, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और थीटा जिस कोण से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो यहां पर हमने आवेशित कण को 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश कराया है, यानी थीटा इक्वल 90 होगा।
तो एफ एम इक्वल हो जाएगा क्यू वी बी। और जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, और वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल आवश्यक होता है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको हम अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो एफ सी इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये आवश्यक अभिकेंद्र बल जो होता है, आवश्यक अभिकेंद्र बल, ये किससे प्राप्त होता है? लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। लॉरेंज बल है क्यू वी बी और आवश्यक अभिकेंद्र बल है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी से वी कैंसिल, तो क्यू बी इक्वल हो जाएगा एम वी अपॉन आर। तो आर इक्वल आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी। आर ऊपर ले जाएंगे, क्यू बी नीचे ले आएंगे। ये हो गई वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। अब देखिए अर्धवृत्ताकार पथ तय करने में लगा समय। अर्धवृत्ताकार पथ तय करने में लगा समय। जब हम ये समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहां पर हम जो समय निकाल रहे हैं वो अर्धवृत्ताकार पथ को तय करने में लगा समय निकाल रहे हैं। अब यहां पर जो समय है ये दूरी बटे चाल होता है। तो जब समय अर्धवृत्ताकार पथ के लिए निकाल रहे हैं तो दूरी भी क्या लेंगे? अर्धवृत्ताकार पथ की दूरी या परिधि, इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि बटे कण का वेग। तो T इक्वल हो जाएगा अर्धवृत्ताकार पथ की दूरी क्या है? वृत्ताकार पथ की दूरी या परिधि होती है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्ताकार की क्या हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई आर अपॉन कण का वेग v लिया हुआ है हमने। अब r का ये जो हमने मान निकाला है ये मान हम यहां रख देंगे। तो r का मान रखने पर या r बराबर mv अपॉन qb रखने पर t इक्वल हो जाएगा पाई एम वी अपॉन क्यूबी। v से v कैंसिल, हमने क्या किया? इस पाई अपॉन v पहले से है, r की जगह mv अपॉन क्यूबी रख दिया। v से v कैंसिल हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा? t इक्वल हो जाएगा पाई m अपॉन क्यूबी। तो ये आ जाएगा अर्धवृत्ताकार पथ तय करने में लगा समय। और ये जो समय होगा ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ग्राफ हमने मान लिया। तो हमने बताया कि ये जो समय है वो इतने टाइम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां से लेकर यहां पहुंचने के बाद यहां पर D1 प्लस था, D2 पहले D1 यहां पर D1 प्लस था और D2 माइनस था, बट यहां पर D1 माइनस हो गया और D2 प्लस हुआ। यानी जब कण यहां से यहां तक पहुंचने में अर्ध परिक्रमण काल जो होगा यहां प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, भाई यहां से लेकर यहां तक प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र है और ये क्या होगा? पूर्ण परिक्रमण काल। हमको क्या करना है? ये अर्ध परिक्रमण काल अगर इस समय के बराबर हो जाए तो जैसे ही इतने समय में ये कण एक डीज से बाहर आएगा वैसे ही धारा यहां पहुंच जाएगी और ध्रुवता उलट जाएगी, जिसकी वजह से ये जो आवेशित कण है ये लगातार वृत्तीय गति करता रहेगा। तो यहां पर हमें ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है इसका अर्ध परिक्रमण काल इस समय के बराबर लेना है। यानी हमें एक ऐसा प्रत्यावर्ती वोल्टेज लेना है जिसका अर्ध परिक्रमण काल
इस अर्धवृत्त को तय करने में लगे समय के बराबर होना चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक तो पूरा टी होता है, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल टी होता है। हम ध्रुवता यहां पर बदल रही है, यानी ये जो इतना आवर्तकाल है यानी t/2 ये इस समय t के बराबर होना चाहिए। अगर ये इस समय t के बराबर होगा तो जैसे ही आवेशित कण एक डीज से बाहर आएगा तुरंत इसकी ध्रुवता पलट जाएगी और यह आसानी से दूसरे डीज की ओर आकर्षित होगा। नहीं तो यह दूसरे डीज की ओर आकर्षित नहीं होगा और वहीं पर बीच में ही रुक जाएगा और प्रतिकर्षित होने लगेगा, यानी वापस लौट जाएगा। तो यहां पर साइक्लोट्रॉन की अनुनादी आवृत्ति साइक्लोट्रॉन की हम अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करेंगे। तो अनुनादी आवृत्ति या अनुनाद की स्थिति के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अर्ध परिक्रमण काल किसके बराबर होना चाहिए? अर्धवृत्ताकार पथ को तय करने में लगे समय के बराबर होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि इस प्रत्यावर्ती स्रोत की परिक्रमण आवृत्ति t है या परिक्रमण काल t है, तो अर्ध परिक्रमण काल क्या होगा? t/2। अब ये अर्ध परिक्रमण काल इस समय t के बराबर होना चाहिए। t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, t का मान रख देंगे। तो t का मान रखने पर क्या आएगा हमारे पास? t की जगह हम रख देंगे πm/qb। तो t/2 इक्वल πm/qb। तो इसकी जो परिक्रमण काल इसका जो होगा वो क्या होना चाहिए? 2πm/qb। इसका जो परिक्रमण काल हमने ये t/2 निकाला था, t की जब वैल्यू निकालेंगे 2 इधर ले जाएंगे, तो ये परिक्रमण काल हो गया। अब अगर हम आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/t। तो 1/t की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा qb/2πm। तो ये हो जाएगी प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति को हम न्यू नॉट से भी प्रदर्शित करते हैं, यानी जहां ये न्यू है वहां न्यू नॉट आ जाएगा और न्यू नॉट इक्वल हो जाएगा qb/2πm। इसे ही हम साइक्लोट्रॉन की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। साइक्लोट्रॉन की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं और न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर देखिए तो साइक्लोट्रॉन की जो अनुनादी आवृत्ति है वो ना ही आवेश पर निर्भर कर रही है ना ही वेग पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है? सॉरी, ये परिक्रमण साइक्लोट्रॉन की जो अनुनादी आवृत्ति है वो ना ही वेग पर निर्भर कर रही है और ना ही त्रिज्या पर निर्भर कर रही है। वो किस पर निर्भर कर रही है? Q, B और M, यानी इसकी जो आवृत्ति है वो आवेश पर निर्भर करेगी और कण पर आवेश जो है वो बदलेगा नहीं। बदलेगा क्या? इसका द्रव्यमान। क्यों और कैसे, ये हम आपको साइक्लोट्रॉन की सीमाएं में बताएंगे अगले वीडियो में। आगे हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन में कण द्वारा अर्जित ऊर्जा। साइक्लोट्रॉन में कण द्वारा अर्जित
कुल ऊर्जा। तो अभी हमने निकाला है R बराबर mv/qb। यहां से अगर हम v का मान निकालें तो v इक्वल हो जाएगा qb/r/m। और जब ये आवेशित कण यहां पर होगा तो इसका वेग जो होगा वो मैक्सिमम होगा और त्रिज्या भी क्या होगी भाई, इन सभी पथों में से 1 2 3 4 पथों में से इस पथ की त्रिज्या सबसे ज्यादा है, जिसको हमने कैपिटल R से प्रदर्शित कर दिया। तो यहां पर कण का जो अधिकतम वेग होगा v max qb/r/m हो जाएगा। तो कण की ऊर्जा, कण की कुल ऊर्जा E इक्वल हो जाएगा हाफ mv²। गतिज ऊर्जा हम k लिखते हैं, यहां पर हमने कुल ऊर्जा को E से प्रदर्शित कर दिया। तो E इक्वल हो जाएगा हाफ mv² या mv max, क्योंकि हम यहां कुल यानी अधिकतम ऊर्जा निकाल रहे हैं तो वेग क्या लेंगे, अधिकतम ले लेंगे। अब v max का जब हम यहां मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2m। v max की वैल्यू है qb/r/m। v max का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो E इक्वल हो जाएगा 1/2m q² b²r²/m²। m से m कैंसिल हो जाएगा तो E इक्वल आ जाएगा 1/2 q² b²r²/m।